तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पीसी बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जिनके ऊपर आपने कभी शायद ध्यान नहीं दिया होगा, और अगर आपने ध्यान दिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं यार और इंसानों से गलती हो जाती हैं। ये तो पार्ट 1 है वीडियो का, इसके आगे भी कुछ पार्ट्स ज़रूर बनेंगे, इतना मुझे पता है। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू और बाकी जो मैं पार्ट्स बनाऊंगा उसमें ज़रूर शेयर करूंगा। आप भी अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑलवेज बिल्ड बैलेंस पीसी। तो यहाँ पर जब भी हम पीसी बिल्ड करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, CPU, रैम, ग्राफिक कार्ड वगैरह डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरी है जितने भी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में एक बैलेंस रहे, ताकि हमें जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी मिले, और जो मनी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो ठीक रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक पेंटियम डुअल कोर CPU यूज़ कर रहे हैं और उस CPU को पेयर कर रहे हैं RTX 2080 Ti जो कि ओवर $1000 के ग्राफिक कार्ड है, तो वहाँ पर जो प्रोसेसर है पेंटियम डुअल कोर वो सिग्निफिकेंट बॉटलनेक करेगा RTX 2080 Ti को, और वो अपनी फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं करेंगे। तो जो आपने एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट किया है उन ग्राफिक कार्ड में, RTX के हाई एंड ग्राफिक कार्ड में, वो एक कम्प्लीटली वेस्ट है। तो वहाँ आप अपने पैसे बचा सकते हैं और एक डिसेंट ग्राफिक कार्ड लगा के एक अच्छा बिल्ड बैलेंस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आपका जो एक नॉर्मल और मिड टीयर आप PC बिल्ड कर रहे हैं और वहाँ पर आपने लगा दिया है ओवर 1000 वॉट की पावर सप्लाई, तो वो भी एक कम्प्लीटली वेस्ट है, क्योंकि उतने वॉट की ज़रूरत ही नहीं है आपके PC को। तो वहाँ पर भी आप पैसे बचा सकते हैं और एक कम वॉट का पावर सप्लाई लगा के आप दूसरे कंपोनेंट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एक नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए PC बिल्ड कर रहे हैं और वहाँ आपने 16 से 32 गिग की रैम लगा दिया है ताकि आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करेगा ये सोच के, तो वो भी एक कम्प्लीटली वेस्ट है। आपको इतनी हाई कैपेसिटी की रैम की ज़रूरत भी नहीं रहेगी डे टू डे वर्क के लिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दे सकते हैं और अपने PC बिल्ड को एक बैलेंस PC बिल्ड बना सकते हैं, जिससे आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे और आपके पैसे ही बच जाए। ज़बरदस्ती कहीं ऐसे जगह खर्च ना हो जहाँ पर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और ये डिफरेंट स्टोरी है अगर आपको इन फ्यूचर कोई कंपोनेंट को अपग्रेड करना है और आपने टेम्पररी कोई अंडर पावर कंपोनेंट लगा लिया हो टेम्पररी वर्क के लिए और बाद में आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वो एक अलग चीज़ें हैं। और PC बिल्ड करते समय शायद आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे और वो है केबल मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपका नया PC बिल्ड हो पुराना PC बिल्ड हो, आप वहाँ पर प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करें, क्योंकि जो केबल मैनेजमेंट है वो हमें कई सारे एडवांटेजेस देता है। जैसे कि वहाँ पर जो कंपोनेंट को रिपेयर करना है, अपग्रेड करना है, तो हम इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर कोई मैस नहीं रहता, वायर बिखरी हुई नहीं रहते हैं, वहाँ हम कंपोनेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और आजकल हम केस में मल्टीपल फैन यूज़ करते हैं एयर इन और आउट के लिए, तो जो केबल मैनेजमेंट है वो हमें प्रॉपर एयर फ्लो प्रोवाइड करता है कंपोनेंट को, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा बिल्ट नहीं होती हैं। एंड ऑब्वियसली लुक्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट केस यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है प्रॉपर केबल मैनेजमेंट आपके ओवरऑल PC बिल्ड को। और जो केबल मैनेजमेंट है उसे करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है। वहाँ पर आपको राउटिंग के लिए केबल राउट करने के लिए काफ़ी सारे जगह मिल जाएंगे, आपके केस में आपको होल्स मिलेंगे। जिप टाइप की हेल्प से आप इजीली उसे सारे केबल्स को राउट करके अच्छे से केबल मैनेज कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। केबल मैनेजमेंट के बाद अगर आपको फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स मदरबोर्ड से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पर टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आई नो ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मदरबोर्ड का जो मैनुअल है वहां पर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां पर आप देख सकते हैं कौन से स्विचेस कहां लगेंगी, कौन से पिन में लगेगी, कौन सा साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। प्लस यहाँ पर मदरबोर्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड भी रहती है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कौन से पिन कहाँ लगेंगी, कौन सा साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एंड अगर आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव आपके कनेक्टर्स में जो ब्लैक कलर के जो कनेक्टर्स रहते हैं वहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं, तो जनरली जो वाइट कलर की जो वायर रहती हैं वो नेगेटिव रहती हैं और जो कलर्ड वायर रहती हैं वो पॉजिटिव रहती हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर के कनेक्टर्स रहते हैं वहाँ पर आपको एक ट्राइंगल सिंबल मिलता है, तो वो जो सिंबल है जहाँ ट्राइंगल सिंबल है वो पॉजिटिव साइड रहता है। तो इन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कौन से स्विचेस कहाँ लगेंगी, कौन से पिन में लगेंगी और कौन सा साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है।
और अगर ये आप पावर स्विच और रीसेट स्विच लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी तरफ में काम करती हैं। और अगर आपने उन कनेक्टर्स को कुछ गलत पिंस में फिट कर दिए हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ होगा नहीं। आप उन्हें प्रॉपर तरीके से देख के आप उन्हें प्रॉपर सही डायरेक्शन में फिट कर दीजिए, वो काम करेंगे। और कुछ प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ है तो उसे रिवर्स डायरेक्शन में लगा दीजिए, वो काम करने लगेंगी अगर कुछ मेजर फॉल्ट नहीं होगा तो। कंप्यूटर में मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद अब पारी आती है CPU कूलर को इंस्टॉल करने की। और यहाँ पर इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि जो भी कूलर आप परचेज कर रहे हो वो आपके कंप्यूटर केस को सपोर्ट करता हो। आजकल के जो मॉडर्न हाई एंड एयर कूलर भी होते हैं वो भी काफ़ी हैवियर रहते हैं, बीफियर रहते हैं, बड़े रहते हैं साइज़ में, जिनके वजह से वो हर केस में फिट नहीं आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट में मिल जाएगी, जिस भी ब्रांड का आप कूलर और केस परचेज कर रहे हैं, कितने साइज़ का कूलर है, कौन से केस को सपोर्ट करेगा और केस में कितने साइज़ तक के जो कूलर है वो केस सपोर्ट करता है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जब भी आप एयर कूलर, एक हैवी हाई एंड एयर कूलर परचेज करें तो वहाँ पर आप रैम की फिजिकल साइज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रैम की जो फिजिकल साइज़ है वो बड़ी होती है और इस वजह से जो एयर कूलर है, हाई एंड एयर कूलर है, वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाता है। तो आपको रैम या एयर कूलर दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज करना पड़ सकता है। और अगर आपने यहाँ पर AIO लिक्विड कूलर वगैरह यूज़ करने का सोचा है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं देखना है। आपने जो रेडिएटर साइज़ सेलेक्ट किया है अपने CPU में लगाने के लिए, वो रेडिएटर साइज़ आपके केस में फिट होना चाहिए, बस उतना चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है लिक्विड कूलर में। लिक्विड कूलर हो या फिर एयर कूलर हो, अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो फिर आप अपने CPU और मदरबोर्ड दोनों को ही डैमेज कर सकते हैं। और वो है, जब भी आप CPU का एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर दोनों ही इंस्टॉल कर रहे हो, वहाँ पर उनमें से सरफेस को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो प्रोटेक्टिव फिल्म रहती है, प्रोटेक्टिव कवर रहती है, उसको ज़रूर रिमूव करिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली होता क्या है कि वो अपोजिट साइड में रहते हैं, नीचे की तरफ रहता है प्रोटेक्टिव फिल्म, कभी कभी वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसके वजह से ध्यान नहीं जा पाता और ये गलती हो जाती है। हम कूलर को ऐसे ही फिट कर देते हैं प्रोटेक्टिव फिल्म के साथ में CPU के ऊपर, और वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। इससे होगा ये कि आपके जो CPU के जो टेम्परेचर्स हैं वो एबनॉर्मल रहेंगे, हाई रहेंगे, और अगर वो प्लास्टिक का कवर रहा तो वो मेल्ट होकर आपके CPU सॉकेट और CPU में जाके उसको डैमेज कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये गलती मैं बहुत पहले कर चुका हूँ कि मैंने ऐसे ही लगा दिया, तो उसे थैंक्स कि मुझे जल्दी ही पता चल गया। CPU के टेम्परेचर्स काफ़ी हाई आ रहे थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैंने उसको प्रोटेक्टिव जो कवर है उसको रिमूव किया, तो वो जो नुकसान वगैरह ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। PC बिल्डिंग के दौरान आपके जितने भी कंपोनेंट है, जैसे कि मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, कूलर वगैरह, उन सभी को कंप्यूटर केस में फिट करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वो है IO शील्ड का। IO शील्ड आपको मदरबोर्ड के साथ मिल जाता है, और सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर केस में फिट करिएगा वो है IO शील्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ये चीज़ें प्रोफेशनल के साथ भी हो जाती हैं कि वो सारे फिटिंग्स कर देते हैं, सारे चीज़ें कंपोनेंट लगा देते हैं, सब चीज़ें ठीक रहती हैं, और उनके बाद उन्हें पता चलता है कि हमने कंप्यूटर केस में IO शील्ड लगाया ही नहीं है। तो फिर दोबारा आपको सारे कंपोनेंट निकालना पड़ता है और उसके बाद आपको IO शील्ड लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि IO शील्ड को आप ऐसे ही बाहर से नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप IO शील्ड को लगाना मत भूलिएगा। मेक श्योर कि आप IO शील्ड प्रॉपर तरीके से अच्छे से लगाएं, क्योंकि IO शील्ड अगर आप नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ओपन स्पेस रहेगा, तो सारे डस्ट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह वहाँ जा सकते हैं, तो ये इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो यही कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ PC बिल्डिंग मिस्टेक्स थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह की होंगी, प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करी होंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊंगा तब मैं कोशिश करूंगा उस पॉइंट को भी मैं वीडियो में ऐड करूं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज प्रसून मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।